हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्राचीन समय पर आज से लगभग 2-3 हज़ार साल पहले नगर कैसे थे, शहर कैसे थे और गांव कैसे थे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। आज हम देखेंगे कि नए साम्राज्य कैसे थे, उनका राज्य कैसे था। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रशस्तियाँ क्या होती हैं और हमें ये क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। प्रशस्ति क्या है? एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। और प्रशस्तियाँ लिखने का जो प्रचलन पहले से भी था। ऐसा नहीं है कि प्रशस्तियाँ अभी कुछ समय पहले लिखी गई या कभी थी अभी रिसेंट में लिखी जाती हैं, नहीं। ये जो प्रशस्तियाँ होती हैं ये किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा में एक कविता होती है, जैसे कविता के रूप में लिखी जाती है। और इनका जो आरंभ हुआ था वो बहुत समय पहले ही हो गया था। और परंतु इनका जो इम्पोर्टेंस थी वो गुप्त काल में इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ने लग गई थी। तो हमें एक प्रशस्ति मिलती है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। तो हम देखते हैं कि अभी हमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या बताती है, उसमें क्या लिखा होता था। तो इसमें राजा एक योद्धा, युद्ध से जीतने वाले एक राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा मिलती है। कि जो राजा था एक योद्धा के रूप में था, वो युद्ध जीतने वाला था, एक कवि के रूप में भी था, वो विद्वान होता था। तो ये सारी तारीफ हमें एक कविता या किसी भी अभिलेख में से मिलती है, तो हम उसे प्रशस्ति बोलते हैं। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। और प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक दिए होते हैं। और यहाँ पर आगे एक वाक दिया हुआ है, उसे हम देख लेते हैं। जैसे योद्धा समुद्रगुप्त योद्धा कैसे थे, उनकी जो भी फिजिकल अपीयरेंस या उनकी जो भी पर्सनैलिटी थी उसके बारे में बताया। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिख रहा था। वो कहते हैं कि एक ऐसे राजा जिनके शरीर पर बहुत घाव लगे हुए थे, परंतु फिर भी उनका शरीर सुंदर दिख रहा था। तो आगे देखते हैं। ये कुछ हाँ, ये देखिए यहाँ पर कुछ सिक्के मिलते हैं। और इन सिक्कों पर क्या है, एक राजा है जो वो वीणा बजाते हुए, एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं हम, उसे बजाते हुए यहाँ पर एक दिखाया गया है कि राजा। इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो राजा है वो एक कवि के रूप में भी होते थे। और देखिए पहले हम मैप देखते हैं फिर इसको समझेंगे। तो मैप में देखिए क्या है, ये अलग अलग क्षेत्र दिखाए गए हैं मैप में। जैसे यहाँ पर कुछ नगर हैं और गुप्त वंश के द्वारा जीते हुए कुछ क्षेत्र हैं, ये रेड डॉट से दिखाए गए हैं। और बाकी के जो डॉट हैं वो सारे नगर हैं। तो देखिए अगर हम इन लाल बिंदुओं को देखें, है ना, ये लाल बिंदु ये समुद्री तट के साथ साथ में ही हैं। और अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से कलर का क्षेत्र किसके बारे में बताता है। तो देखिए हरे रंग का क्षेत्र जो है, ये रहा हरे रंग का क्षेत्र। आर्यावर्त के 9 शासक जो होते थे, आर्यावर्त के जो 9 शासक थे उनके बारे में बताता है। और समुद्रगुप्त ने हराकर उनसे ये राज्य जीता था। इसके बाद हम दक्षिणापथ के बारे में बात करते हैं। उनमें 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ राजधानियां जो लाल बिंदु से दिखाई गई हैं ये दक्षिणापथ की दिखाई गई हैं। दक्षिणापथ क्या होता है, दक्षिण की तरफ जाने वाला जो रास्ता होता है उसको दक्षिणापथ। जो देखिए ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जब दक्षिणापथ की बात होगी तो यहाँ पर साउथ के क्षेत्र हैं जो, उसके बारे में बताया कि यहाँ पर कुछ राजधानियाँ हैं जो राजा ने जीती थी किसी और क्षेत्र से, किसी और राजा से। फिर पड़ोसी देशों का जो आंतरिक भाग है जो, वो देखिए बैंगनी कलर से यहाँ पर बंगाल का क्षेत्र, म्यांमार का क्षेत्र दिखाया गया है। और यहाँ पर भी जो पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र है। तो ये हमारे जो भी हैं, ये हमारे पड़ोसी देश हम बोल सकते हैं, पड़ोसी देश हैं, जिसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ शामिल हैं इसमें।
और ये जो होते थे यहाँ पर जो क्षेत्र होते थे वो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लेकर आते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनके दरबार में जो भी उपस्थित हुआ करते थे। इसके बाद हम बाहरी इलाके देखते हैं जो नीले रंग से, ये देखिए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और यहाँ पर नीचे अगर देखेंगे तो श्रीलंका में भी कुछ ये नीला रंग है। ये क्या है? ये भारत के बाहरी जो इलाका था उसके जो भी उनके होते थे, शासक होते थे, उनके बारे में बताया गया है। कुषाण तथा शक वंश के थे यहाँ पर कुषाण थे और शक वंश के जो राज्य होते थे शासक वो थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्रियों का विवाह इन क्षेत्रों के जो लोग थे उन्होंने अपनी जो बेटियों की शादी समुद्रगुप्त से कर दी थी। तो ये हम सारा विस्तार बताया हुआ है इस मैप में ही, सारा समुद्रगुप्त का कहाँ कहाँ तक उसका राज्य शासन फैला हुआ था और उसने कौन सा शासन किन राजाओं से जीता था। तो आगे देखिए वंशावलियाँ क्या होती हैं। अधिकांश प्रशास्तियाँ शासक के पूर्वजों के बारे में बताती हैं, जैसे कि दादा, परदादा, पिता और माता के बारे में। उनकी माँ समुद्रगुप्त की माँ जो कुमारी देवी लिच्छिव गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जो उनके पिता चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा ने भी दादा परदादा जो महाराजा के रूप में हमें उनका उल्लेख मिलता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे इनका वंश बढ़ता गया। ऐसा नहीं है कि किसी एक राजा के आने से ही इनका साम्राज्य इतना फैल गया। इनका साम्राज्य धीरे धीरे फैलने लगा। जैसे पहले इनके परदादा थे, फिर दादा, फिर पिता, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद इनके बेटा आएंगे। तो ऐसे इनका साम्राज्य अलग अलग पीढ़ियों में फैलने लगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। यहाँ पर विक्रम सावंत की बात की गई है, इसे देख लेते हैं। ये जो बॉक्स में दिया होता है, किसी भी कलरफुल बॉक्स में, ये इम्पॉर्टेंट होता है, तो हमें ये रीड करना होता है कि इसे समझना होता है। ऐसा नहीं है कि हम क्रैमिंग करके इसको पढ़ेंगे या इसको रट्टा ही लगा लेंगे, हमें समझकर करना होगा ये भी। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। जो 58 ईसा पूर्व है, तब से जो भी समय होता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस सावंत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये विक्रमादित्य के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक, जैसे उनके बेटे जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली यानी कि पूर्वज थे, उनसे जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से भी हमें पता चलता है। पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था, कि उनके दरबार में बहुत विद्वान ही विद्वान होते थे। आगे हम धीरे धीरे बाकी सारे इसको डिटेल से हम कवर करेंगे। अभी हम इसका बेसिक क्लियर कर रहे हैं कि बेसिक क्या था, कौन समुद्रगुप्त क्या का शासक, क्या साम्राज्य कैसा था, चंद्रगुप्त कौन थे, ऐसा। आगे देखिए, हर्षवर्धन और हर्षचरित कौन थे। जिस तरह गुप्त वंश के शासक के बारे में हमें अभिलेख मिलते हैं, उसी तरह ही कुछ और भी शासक हैं, उनकी जानकारी हमें मिलती है। और ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन भी थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। और उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी थी, हर्षचरित, जो उनकी बायोग्राफी होती है, उसे लिखा था, किसने लिखा था? बाण भट्ट ने। और इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा के बनने तक का सफ़र था। उनकी जीवनी में सारी डिटेल से लिखा हुआ है कि कैसे वो राजा बने और कैसे उनका साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ने लगा। चीनी तीर्थयात्री श्वेतसांग, जिसके बारे में हमने लास्ट एक टॉपिक में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए वो हर्ष के दरबार में रहा था और उन्होंने वहाँ पर जो कुछ भी देखा था वो भी किसी लिखित में पेश करते हैं कि वहाँ पर ऐसा होता था। आगे देखिए, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। तो देखिए, एक धारणा बनी हुई थी उस समय पर कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो आगे हमारा वो ही आगे राजा बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो हर्ष था वो अपने मतलब घर अपनी जो भी उनके बच्चे थे उनके पिता के, उनमें बड़ा नहीं था।
अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर के राजा बने थे ये हर्षवर्धन। उन्होंने उनके बहनोई कनौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने फिर कनौज का जो क्षेत्र था अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। मगध तथा बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता उन्हें कहीं और जगह पर नहीं मिली थी। अगर हम मैप को देखें, ये देखिए ऐसा हमारा एक मैप है, तो यहाँ पर जो भी ईस्ट में आते हैं, बंगाल आता है, मगध आते हैं, जो भी, तो उन्हें यहाँ पर जितनी सफलता मिली थी वो बाकी जितने भी एरिया थे भारत में वहाँ पर इतनी ज़्यादा उन्हें सक्सेस नहीं मिली थी। और फिर उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, परंतु वहाँ क्या थे, चालुक्य, नरेश, पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो फिर अगर कोई किसी और के क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ पर जिसका शासक होगा तो वो उसे रोकने की कोशिश करेगा, तो फिर उन्होंने उसे आगे नहीं जाने दिया। अब हम बात करते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की जो प्रशस्तियाँ, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ये सारी नदियां जो हैं आज के दक्षिण क्षेत्र में मिलती हैं, तो यहीं पर इनका साम्राज्य था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता था। धीरे धीरे एक ये धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ पर बहुत से मंदिर बनाए गए थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। मतलब किसी दूसरे राजा के क्षेत्र को जीतना चाहते थे तो वो सबसे पहले क्या करते थे, राजधानियों पर जहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जाता था वहीं पर अपना कब्जा करते थे, वहीं पर आक्रमण करते थे। अब पुलकेशिन द्वितीय कौन है? सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इनके बारे में हमें उनके एक दरबारी कवि हैं रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वज, खास तौर पे पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में हमें बताया गया है जो उनकी प्रशस्ति है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति जिन्होंने प्रशस्ति लिखी है उनके अनुसार वो कहते हैं कि उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। इसके अलावा उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। हाँ, तो हर्ष का अर्थ होता है एक आनंद। तो कवि जो लिखता है वो बोलता है कि जब उसे हार मिल जाती है तो फिर वो हर्ष नहीं रहता है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे फिर शरण लेनी पड़ती थी। तो वो जब किसी पर आक्रमण होता था, अगर वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता तो वो उन्हें छुपने की भी जगह ढूंढनी पड़ती थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, मतलब थोड़े समय के लिए थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आएंगे डिटेल में हम करते चले जाएंगे। इन राज्यों का जो भी राज्य थे उनका प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर बहुत ही महत्वपूर्ण था कि ये भी भूमि कर लेकर अपना जो भी किसी को सैलरी देते थे, इन्हें भी धन की ज़रूरत थी तो ये भी कर लेते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होती है? गांव। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजा ने फिर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए बहुत से कदम उठाए। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि हरिसेन कवि ने अपने पिता की जगह मुख्य न्याय अधिकारी बने थे। तो कुछ राजाओं ने फिर चेंजेस किए, जिसमें सबसे पहले क्या किया कि अनुवंशिक पद किए गए कि अगर किसी का पिता मर जाता है, जब कुछ भी हो जाता है तो उसके बाद उसका बेटा उसी के पद को संभालेगा। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ एक कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी रहे थे, और एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषय में जो भी मंत्री होते हैं उनका भी रोल उसने अदा किया है। एक से ज़्यादा
पोस्ट संभाल सकते थे वो। वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख कवियों का बहुत बोलबाला था। वहाँ पर जो प्रमुख कवि थे उनमें इनमें एक नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होते थे। सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ ये जो भी उन्होंने चेंजेस किए थे ये कुछ हद तक तो प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो गए कि वो अपना अलग से एक राज्य बनाने लग गए थे। वो खुद को मानने लगे कि हम भी राजा की जगह ले सकते हैं। जो भी उन्हें अधिकार दिए गए थे, उन्हें जो भी पदोन्नति की गई थी, उन्हें जो भी पोस्टिंग थी, कुछ भी उन्हें जिम्मेदारियां दी थी, तो वो खुद को राजा समझने लगे थे। तो फिर ये भी क्या हुआ, फिर खुद से वो राजा बनने लग गए थे, स्वतंत्र रूप से काम करने लगे थे। एक नए प्रकार की सेना। तो कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक संगठित सेना रखते थे, जिसमें क्या होते थे, हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे, और उनके साथ क्या होते थे, एक सेनापति भी होते थे, जो अवश्य पड़ने पर राजा को सैनिक की सहायता देते थे। और सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्हें कुछ भूमि दान दी जाती थी, भूमि मिलती थी, और जो उन्हें भूमि दी जाती थी उनसे वो भूमि उनसे आगे मतलब उन भूमि से वो कर वसूलते थे, और फिर सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही युद्ध के लिए वो हथियार भी जुटाते थे। तो इस तरह के व्यक्ति जो होते थे सामंत, जिन्हें जागीरदार भी हम कह सकते हैं, वो माने जाते थे कि जागीरदार हैं। जहाँ कहीं भी शासक जो दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जहाँ पर भी किसी राजा का जो भी इतनी शक्ति नहीं होती थी, उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता था, तो ये जागीरदार जो होते थे सामंत, ये खुद का अपना राज्य बनाने का सोचने लगते थे। इनके मन में रणनीतियाँ बनने लगती थी कि हम अपना राज्य बना सकते हैं। दक्षिण के राज्यों में जो सभाएं होती थी, तो पल्लवों का जो अभिलेख है उससे हमें जानकारी मिलती है कि कुछ सभाएं होती थी। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन। कुछ संगठन बने हुए थे जिन्हें सभा कहते हैं। यह सभा उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख रेख का काम करती थी। इसके अलावा भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, जो उन पर ग्राम सभा के होने की बात कही गई कि वो ग्राम सभा संभालते थे। नगर व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती थी, मतलब बहुत लंबे समय तक ये जो सभाएं होती थी, मीटिंग्स चलती थी और काम करते थे। उस जमाने में आम लोग कैसे होते थे, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत तो झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कालिदास अपने नाटक में राजा दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक इंटरेस्टिंग बात है कि राजा और अधिकांश लोग ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि बाकी लोग जो आम लोग होते थे, वो महिलाएं होती थी, प्राकृत भाषा बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम है, किनका, कालिदास का। ये हमें याद रखना है, कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक औरत युवती है, उसकी प्रेम कहानी है, ये उसका एक प्रसिद्ध नाटक है। और इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार, एक मछुआरा था, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, तो उसके बारे में इस नाटक में बताया गया है। ये एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। जो राजा दुष्यंत था, उसने क्या एक कीमती अंगूठी शकुंतला को देनी थी, है ना, कीमती अंगूठी, लेकिन वो क्या हुआ, एक शकुंतला को भेंट की थी, परंतु फिर वो क्या हुआ, किसी कारण वो मछली उसे निगल गई, जैसे नदी में या समुद्र में गिर गई तो मछली निकल गई, और फिर मछुआरे को वो अंगूठी मिली। तो वो मछुआरा इतना ईमानदार था कि वो राजमहल पहुंच गया, लेकिन वहाँ के सिपाहियों ने उस पर आरोप लगाया कि इसने चोरी की है। जब वो उस मछुआरे को राजा के सामने पेश किया गया तो राजा बहुत खुश हुआ और उसे बदले में इनाम दिया था। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे
से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ फिर पार्टी जैसे आज के समय वहाँ पर शराब खाने में खाने होते थे, वहाँ पर चले गए थे शराब पीने के लिए, उसका जो भी उसे इनाम मिला था उसको बांटने के लिए। आगे देखिए, चीनी तीर्थयात्री थे एक फाशियान। इनका ध्यान लोगों की दुर्गति, जो भी दुर्दशा होती थी, ऐसा नहीं था कि हर एक राज्य में सभी लोग खुश होते थे या सभी लोग दुखी होते थे। कुछ की हालत बहुत ख़राब होती थी, कुछ की हालत अच्छी भी थी, जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग जो अछूत मानते थे कुछ लोगों के। और यहाँ तक इतना कहा जाता है कि अगर जो नीचे लोग होते थे, नीची जाति के, उनको अगर कहीं बाहर जाना होता था या बाजार के बीच जाना होता था, तो सभी को वो पहले आगाह करते थे, एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट लगाकर करते थे कि ऐसे लकड़ी से जैसे ठक ठक मतलब कुछ भी आवाज़ निकालते थे, उन्हें पता चल जाता था कि अभी नीच लोग या नीची जाति के लोग आ रहे हैं। तो सभी लोग सतर्क होकर अपने आप को किसी मतलब कमरे में या किसी जगह पर जैसे अंदर कर लेते थे कि उनके सामने हमें नहीं जाना है, जब उनके कांटेक्ट में हमें नहीं आना है। तो इस समय पर ऐसे एक चीनी यात्री हैं, वो लिखते हैं कि ऐसी भी लोगों की हालत थी उस समय पर। तो एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए, राजा की एक सेना निकली थी, उसके बारे में ये बताया गया कि राजा की सेना जब निकलती थी तो क्या होता था। बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करने जाते थे, तो इन हथियारों में बहुत कुछ होता था, जैसे बर्तन असबाब भी होते थे, खाने पीने का सामान होता था, जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले होते थे, विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ऊँटों पर या ठेले गाड़ियों पर सामान, जहाँ जानवरों की पीठ पर सामान ढोया जाता था। तो इस विशाल सेना के साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही भी बजाते चलते रहते थे। तो रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार भी, उनका आदर करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से मिलना चाहते थे ताकि अपनी कोई भी शिकायत या अनुरोध उनके सामने रख सके। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें उनके राज्य में, उसके बारे में वो उनसे मिलकर बात करते थे। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। वो बाणभट्ट लिखते हैं कि जब राजा की कोई भी सेना निकलती थी तो पूरी दुनिया एक धूल में डूब जाती थी, कि वहाँ पर इतना बुरा हाल हो जाता था, लोगों की झोपड़ियाँ, उनके घर ढह दिए जाते थे। तो फिर ऐसे में तो ऐसी सेना निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं, जहाँ पर उनकी प्रजा को ही इतना नुकसान होना पड़े, है ना? तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक बेसिक हमारा ये कंप्लीट होता है। और अभी हम कुछ उपयोगी शब्द हैं जिसे हमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रशस्ति हमने देखा, किसी राजा या किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा में कविता लिखी गई। आर्याव्रत देखा, दक्षिणा पथ जो दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता होता था, वंशावली, अनुवंशिक, पदाधिकारी, सामंत, सभा और नगरम। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज भी हम कर लेते हैं इसके नीचे। ये सही गलत हमें बताने हैं कि इसमें सही कौन सा और गलत कौन सा है। तो हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी थी? नहीं, हरिसेन ने इसकी प्रशंसा में नहीं लिखी थी, ये गलत हो जाएगा। आर्याव्रत के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे? नहीं, आर्याव्रत के नहीं, जो हमने पूर्वी क्षेत्र देखा था, बंगाल, असम, म्यांमार वाला क्षेत्र, वो भेंट लाते थे, तो ये भी गलत हो गया। दक्षिण पथ में 12 शासक होते थे? हाँ, ये बिल्कुल सही था, हमने पढ़ा था। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे? नहीं, ये भी गलत है। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी? गलत है, पल्लवों की राजधानी नहीं थी। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती थी? हाँ, ये सही है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डेट्स भी हैं, जैसे गुप्त वंश की शुरुआत कब होती है? 1700 साल पहले होती है। और हर्षवर्धन का शासन कब होता है? 1400 साल पहले शुरू होता है। तो ये हम कुछ इम्पॉर्टेंट हमें डेट्स, कुछ ईयर्स याद रखने होंगे, धीरे धीरे हमें याद हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।